अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के आलमी टैरिफ का लदम करार दे दिए। ट्रंप इंतजामिया के टैरिफ इकदामात गैर आईनी हैं। सदर ट्रंप ने हंगामी कानून के तहत इख्तियारात से तजावुज किया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के आलमी टैरिफ इकदामात के खिलाफ फैसला सुना। अदालत ने कहा कांग्रेस ने टैरिफ लगाने की वाज़ेह इजाजत नहीं दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर को वसीतर टैरिफ आयद करने का इख्तियार नहीं है। ट्रंप के खिलाफ फैसला 3 के मुकाबले में 6 वोटों से आया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के आलमी टैरिफ इकदामात को गैर आईनी करार देकर आलमी सियासत और मईशत में हलचल मचा दी। ये फैसला सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि सदारती इख्तियारात की हुदूद का तयन करने वाला तारीखी मोड़ करार दिया जा रहा है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में वाजे किया कि सदर ने हंगामी इख्तियारात का सहारा लेते हुए आलमी सतह पर जो टैरिफ आयद किए वो आईनी दायरा इख्तियार से तजावुज थे। अदालत ने करार दिया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट अमरीकी सदर को टैरिफ आयद करने का इख्तियार फराहम नहीं करता। आइन के मुताबिक टैरिफ लगाने का इख्तियार बुनियादी तौर पर कांग्रेस के पास है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक करार दे दिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ पर फैसले के बाद इनके पास बैकअप प्लान है। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि ट्रंप समझते हैं टैरिफ अमरीकी मईशत के लिए अहम है। आलमी टैरिफ ट्रंप के वसी एजेंडे का अहम हिस्सा है। ये टैरिफ खास तौर पर कनाडा, चीन और मैक्सिको समेत कई मुमालिक पर आयद थे, जिससे तजारती कशीदगी में इजाफा हुआ था। जवाबी इकदामात भी सामने आए। माहिरीन का कहना है कि इस फैसले के बाद अमरीका को मुमकिना तौर पर अरबों डॉलर की वापसी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दरामद कुरिंदगान कानूनी चाराजोई के जरिए अदा किए गए महसूलात की वापसी का मुतालबा कर सकते हैं। सदर ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट फैसले को शर्मनाक करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में दीगर टैरिफ के अलावा 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान भी कर दिया। मजीद बोले, फैसले से कुछ मुमालिक बहुत खुश हैं। जजेस ने टैरिफ पर अमरीकी मुफादात को नजरअंदाज किया। कुछ जजेस मुल्क को लूटने वाले डेमोक्रेट्स की गोद में बैठे हैं। यह फैसला अमरीका के हक में नहीं जाता। तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर दबाव। अमरीकी सदर ने ईरान पर महदूद हमलों के बारे में गौर की तस्दीक कर दी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान पर महदूद फौजी हमले का मकसद जौहरी मुआहदे पर मुतालबात मनवाना है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि 10 से 15 दिन में फैसला होगा हमला किया जाए या नहीं। अगर ईरान पर हमला हुआ तो ये जून में ईरानी जौहरी तनसीबात पर किए गए महदूद हमलों से कहीं ज़्यादा शदीद होगा। दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमरीकी मुज़ाकरातकारों ने तेहरान से जौहरी अफसूदगी के प्रोग्राम को रोकने के लिए नहीं कहा। फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात का अगला मरहला ये है कि 2 से 3 दिनों में वाशिंगटन को मुमकिना मुआहदे का मसवदा पेश किया जाए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि गवर्नर हाउस तकरीब में नफरत अंगेज बातें हुई। नफरत अंगेज गुफ्तगू की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये तासुब की बुनियाद पर सियासत करते हैं। शर्जील मेमन के खिताब के दौरान MQM अरकान असम्बली का एहतजाज। शर्जील मेमन ने कहा, मैंने अभी तक गवर्नर का नाम नहीं लिया। मैंने कहा गवर्नर हाउस में जो तकरीब हुई, MQM का शोर शराबा। कराची में गवर्नर हाउस में एक तकरीब होती है। उस तकरीब में जो नफरत अंगेज बातें हुई हैं, जो जिस तरीके से तासुब पर मुबनी गुफ्तगू की है, उसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। सर, ये गवर्नर हाउस वगैरह ये आईनी इदारे ये इस चीज के लिए नहीं है। ये इस चीज के लिए नहीं है कि आप वहां पे बैठकर तासुब नुमा तकरीबात करें। सर बात सुने, मैंने तो गवर्नर का नाम भी नहीं लिया। ये कैसे लोग हैं? सर, मैंने कहा कि गवर्नर हाउस में तकरीब हुई है, मैंने गवर्नर का नाम लिया ही नहीं है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ये कहते हैं कि इख्तियारात निचली सतह तक जाने चाहिए। अवाम के मसाइल हल होने चाहिए। पानी ना आए, बिजली ना आए, मुकदमा दर्ज ना हो तो अवाम के पास इख्तियार होना चाहिए। मेरा जवाब मेरा काम है। हम सिर्फ जुबानी या सियासी जवाब नहीं देते। मैं हर सियासी जमात और अवाम का गवर्नर हूँ। हम मिलकर इसके लिए चल रहे हैं कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। हम इसलिए चुप हैं कि मिलकर चलना है। इख्तियारात निचली सतह तक जाने चाहिए ताकि अवाम का फायदा हो। अवाम के पास इख्तियारात होने चाहिए अपने इलाके में काम कराने के। अपने इलाके के अंदर अगर पानी ना आए, बिजली ना आए, इंसाफ ना मिले, SHO अगर FIR ना काटे और अगर झूठी FIR काटे तो अवाम के पास इख्तियार होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं कोई मुझसे या मेरे लिए बात करे तो मैं उसका जवाब दूं। मेरा जवाब मेरा काम है। हम सिर्फ ज़बानी और सियासी जवाब नहीं देते। पाकिस्तान अपने उन मराहिल से गुजर कर तरक्की की तरफ जा रहा है। सिंध असम्बली के इजलास में MQM के रुकन शौकत अली राना ने अपने ही जमात के रुकन शारिक जमाल पर मुबैना धमकी देने का इल्जाम लगा दिया। स्पीकर अवैस कादिर शाह ने MQM के रुकन इंजीनियर मोहम्मद उस्मान की रुकनीत बदतमीजी करने के इल्जाम में मुअत्तल कर दी।
اسمبلی اجلاس اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ایم کیو ایم کے ارکان آپس میں ہی الجھ پڑے۔ ایم کیو ایم کے رکن سندھ اسمبلی رانا شوکت کو پارٹی ارکان کی مبینہ دھمکیاں۔ رانا شوکت نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ میرا تعلق خالد مقبول گروپ سے ہے، پی ایس پی گروپ کے ایم پی اے شارق جمال سے کچھ بات ہوئی، کہا گیا باہر نکلے دیکھ لیں گے۔ ان کا ایم پی ایم این اے اقبال محسود، وہ پی ایس پی گروپ، پرانی پی ایس پی گروپ سے تعلق ہے اس کا، وہاں پہ میرے اور اس کے معاملات ہوئے کیونکہ میں خالد مقبول صدیقی گروپ سے ہوں۔ مجھے دھمکی دی گئی ہے کہ آپ باہر نکلے ہم تجھے دیکھ لیں گے۔ بینگ اے کسٹوڈین آف دی ہاؤس آئی ریکویسٹ یور آنر concerned police station may be directed to record my statement under section 154 CRPC۔ وزیر داخلہ ضیاء الانجار سیکیورٹی فراہم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے بولے یہ پارٹی میں گروپنگ کی بات کر رہے ہیں، اگر رکن کو کچھ ہوا تو کارروائی انہی لوگوں کے خلاف ہوگی۔ آپ کو رولنگ دینی پڑے گی اس پہ، کنسرن جو ہمارے ایس ایچ او ہیں اس ایریا کے، آپ اس کو کال کریں، اور 154 کی اگر یہ اسٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں تو 154 کا آپ رجسٹر یہاں منگوائیں اور 154 کی اسٹیٹمنٹ لیں۔ جس پارٹی سے یہ تعلق رکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گروپنگز کی بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا، تو یہ بھی مجھے تھوڑا سا سمجھ نہیں آیا۔ بہرحال یہ ان کی پارٹی کا معاملہ ہے۔ اسی دوران ایم کیو ایم کے رکن انجینئر محمد عثمان کی رانا شوکت اور اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی سے تلخ کلامی ہو گئی، جس پر اسپیکر نے ان کی رکنیت معطل کر دی۔ Yeah, MPA is observed grossly disorderly in the House. Therefore, I exercise of powers conferred upon me under Rule 233 of Rules of Procedures of Provincial Assembly of Sindh 2013. I direct the said member to withdraw from the Assembly till وہ اپنا معافی نامہ جمع نہیں کراتے۔ اس وقت تک ان کی ممبرشپ سسپینڈ ہے اور وہ اسمبلی پریمیسز میں داخل نہیں ہو سکتے۔ This is a ruling from the chair. اسپیکر اویس قادر شاہ کے حکم پر پولیس افسران رانا شوکت کا بیان قلم بند کرنے اسمبلی پہنچ گئے۔ اسی دوران اجلاس ہفتے کی دوپہر تک ملتوی کر دیا گیا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شارق جمال نے کہا رانا شوکت بزرگ ایم پی ہیں، روزہ لگ جاتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ لگا ہوا ہوتا ہے انسان کو، تو بات یہ ہے کہ مجھے اگر اسپیکر صاحب بولتے کہ آپ دو تو میں اپنا موقف دے دیتا۔ ایم کیو ایم کے اراکین کے اسپیکر کے چیمبر میں ملاقات ہوئی۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کے مطابق دونوں اراکین کے درمیان معاملہ سلجھ گیا ہے۔ رانا شوکت اجلاس میں اس بارے میں اپنا موقف بیان کر دیں گے۔ دوسری جانب اسپیکر کا کہنا ہے کہ انجینئر عثمان کی رکنیت تحریری معافی مانگنے تک معطل رہے گی۔ جیل میں 111 دن سے زیادہ ہو گئے، کوئی اتحادی ملاقات کے لیے نہیں گیا۔ صاحبزادہ حامد رضا کے ایکس اکاؤنٹ سے شکوہ، کسی کی ملاقات کا فوٹو ہو تو ضرور شیئر کریں۔ ایکس پر انہوں نے یہ لکھا، اور خواجہ آصف نے لکھا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں کلٹ ہے، سیاسی سوچ اور سیاسی رفاقت کا کوئی تصور نہیں۔ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر آدھے درجن گروپ ہیں، سوائے بانی پی ٹی آئی کے ہر رہنما کو گالیاں پڑ چکی ہیں اور پڑتی رہیں گی۔ بانی کے مفادات کی قربان گاہ پر ورکرز، ملک کا مفاد سب بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ جہاں بانی کی ہمشیرہ اور پارٹی کی لیڈرشپ میں شدید مفادات کی جنگ ہو، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنی وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے رہائی فورس لانچ کر کے وفاداری کا یقین دلا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی بار بار ڈیل مانگ رہے ہیں۔ وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک کی پروگرام ٹو نائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو بولے ڈیل حکومت نہیں دے رہی۔ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی کا ڈیل کے حوالے سے نون لیگ کو چیلنج۔ شیخ وقاص کہتے ہیں کہ نام بتائیں کس نے تحریک انصاف کی طرف سے ڈیل مانگی۔ ڈیل کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور ڈیل جو ہے مانگی جا رہی ہے۔ ڈیل کی خواہش کون رکھ رہا ہے؟ ڈیل کی خواہش تو عمران خان صاحب کی طرف سے ہے اور وہ کب سے ڈیل کی خواہش کر رہے ہیں، لیکن ڈیل ان کو میسر ہو نہیں رہی۔ نون لیگ والوں کو صرف ایک ہی پیغام دوں گا، اتنا اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس نے تم لوگوں کو کہا ہے کہ ہم کو ڈیل لینے لگے ہیں، یا کس نے کہا کہ تحریک انصاف خوش ہو رہی ہے؟ تحریک انصاف کل بھی ڈیل پہ لعنت بھیجتی تھی اور آج بھی ڈیل پہ لعنت بھیجتی ہے۔ ہاں تھی آفر یہی کہ آپ 10-15 دن میں خان کو ریلیز کر رہے ہیں، مگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے وہ نہیں کوئی اس قسم کی ڈیل لی۔ ہم عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ بڑا پرائم وہ ایشو ہے اور اس کے اوپر بالکل لوگ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، اور اگر پھر انہیں ایسی یہ معاملہ چلایا تو پروٹیسٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اختیار ولی خان رانا ثناء اللہ سے ایک قدم آگے۔ دنیا نیوز کے پروگرام بات نکلے گی میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر کہتے ہیں رانا ثناء نے 2 اور میں نے 3 ڈیلوں کا ذکر کیا۔ فیصل واوڈا کی کسی بات پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، ان کا کردار بیگانی کی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب 2 ڈیلوں کا ذکر کرتے ہیں، میں نے 3 کا کہا تھا۔ فیصل واوڈا صاحب کا آپ نے ذکر کیا، میں ان کی کسی بات پہ تبصرہ کرنا جو ہے میں ضروری نہیں سمجھتا۔ بیگانی شادی میں اور ہمیشہ
दीवान अब्दुल्ला की तरह उनका रोल होता है। 2024 में इमरान खान साहब तकरीबन डील कर चुके थे, ऑलमोस्ट डील फाइनल हो गई थी। डील की इंग्रेडिएंट्स क्या थी वो एक और बात है, एक और कहानी है। लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से जो 3 वकला थे, वो एक बैरिस्टर गौहर साहब थे, एक बैरिस्टर सैफ साहब थे, एक अली अमीन गंडापुर साहब, उसके बाद कुछ हद तक शामिल हुए थे, उसमें शेर अफजल मरवत साहब थे। तो हमारी तरफ से मोहसिन नकवी साहब नुमाइंदगी कर रहे थे। ऑलमोस्ट डील वाज फाइनल। बीच में आ गया जुमे का दिन और खान साहब को ये कहा गया कि पीर वाले दिन से जो है तो आपको मटेरियलाइज करते हैं चीजों को। तो वो इतने उतावले हो गए थे इमरान खान साहब, इतवार और पीर का इंतजार क्यों करते हो, कल जुमे का दिन है, जुमे को ही करो और फाइनल करो। फिर बहरहाल कुछ चीजें ऐसी थी कि वो उनकी तरफ से पूरी नहीं हो पा रही थी और फिर वो मटेरियलाइज नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ने हद तक इज्जत केस में बानी पीटीआई की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ दायर नजरसानी अपील पर शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर हुक्म इम्तनान जारी कर दिया है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हद तक इज्जत केस में बानी पीटीआई की शहबाज शरीफ के खिलाफ नजरसानी अपील पर समाअत की। अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर हुक्म इम्तनान जारी कर दिया। समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि इस मुकदमे में मेरा इख्तलाफी नोट मौजूद है और 2 जज साहिबान ने हक दिफा खत्म करने के फैसले को दुरुस्त करार दिया था, जबकि उन्होंने सवाल उठाया कि ट्रायल कोर्ट ने हक दिफा खत्म करने से पहले 2 तारीखों पर बानी के जख्मी होने को तस्लीम किया, तो जख्मी होना तस्लीम करने के बाद हक दिफा कैसे खत्म किया जा सकता है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने इस्तफसार किया कि कितने अरब हर जाने का दावा है, जिस पर वकील अली जफर ने बताया कि 10 अरब रुपए का दावा किया गया है। वकील अली जफर के मुताबिक बानी पीटीआई की टांग में गोली लगी थी और जख्मी होने के बायस वो केस में पेश न हो सके। केस ट्रायल कोर्ट में शहादतों के मरहले पर पहुंच चुका है। अदालत ने दलाइल के बाद दूसरे फरीक को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। हुकूमत ने 7 साल बाद मुल्क में गुर्बत के एदाद शुमार जारी कर दिए। गुज़श्ता माली साल में गुर्बत की शरह 28.9% रिकॉर्ड की गई। 25 करोड़ में से कितनी आबादी गुर्बत का शिकार है और 7 साल में मजीद कितने अफराद गरीब हो गए, जानते हैं मुदस्सिर अली राना की रिपोर्ट में। 25 करोड़ की आबादी में से 7 करोड़ गुर्बत का शिकार, 7 साल में 2.25 करोड़ मजीद अफराद गरीब। बलूचिस्तान में दीगर सूबों की निस्बत सबसे ज्यादा गुर्बत रिकॉर्ड। सरकारी रिपोर्ट में होशरुबा आदाद शुमार सामने आए। घरेलू जामिया मुआशी जायजा सर्वे की बुनियाद पर कायम तखमीना गुर्बत कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि 2019 में गुर्बत की शरह 21.9% थी, जो 2025 में बढ़कर 28.9% हो गई। इसी तरह 7 साल में गुर्बत की में 7 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 2025 में खते गुर्बत के लिए फी बालिग मर्द की कम अज कम माहाना आमदन 8,484 रुपए रखी गई। 2019 में खते गुर्बत के लिए फी बालिग माहाना आमदन 3,757 रुपए शुमार की गई थी। इसी तरह अदम मुसावात की शरह भी बढ़कर 32.7% हो गई है, जो 2019 में 28.4% थी। कमेटी के सरबराह कहते हैं 2019 से 2022 और 2022 से 2025 के अदवार का अलग अलग तज्जिया नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के देही इलाकों में गुर्बत की शरह 36.2%, जबकि शहरी इलाकों में 17.4% रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में गुर्बत की शरह 47% तक जा पहुंची। बलूचिस्तान के बाद सबसे ज्यादा गुर्बत खैबर पख्तूनख्वा में 35.3% रिकॉर्ड हुई। सिंध में गुर्बत की शरह 32.6% और पंजाब में 23.3% तक पहुंच गई। वजीर मंसूबाबंदी कहते हैं पॉलिसी के अदम तसलसल, कोरोना वबा और IMF प्रोग्रामों से गुर्बत में इजाफा हुआ। रुपए की कदर गिरने से महंगाई ने लोगों को बुरी तरह कुचला। हमने पहली बार जामे आदाद शुमार पेश किए। 2018-19 में 21.9% थी, वो बढ़कर 28.9% हो चुकी है, जो कि तकरीबन 7% इन 7 सालों में पॉवर्टी में इजाफा हुआ है। वजीर मंसूबाबंदी ने गुज़श्ता हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि 2022 में मसनूई खपत पर मबनी तरक्की ने मुआशी अदम इस्तेहकाम को जन्म दिया। पायदार तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। पहले मईशत को मुस्तहकम किया जाए ताकि फिर तरक्की की राह हमवार की जा सके। CTD खैबर पख्तूनख्वा ने 6 फरवरी को इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम कामयाबी हासिल कर ली। दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान से मिलने के शवाहिद भी सामने आए हैं। मजीद देखते हैं पेशावर से जाकिरुल्लाह की रिपोर्ट।
PTD खैबर पुख्तनख्वा ने 6 फरवरी को इस्लामाबाद इमाम बारगाह में होने वाले खुदकश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ हासिल कर ली, जबकि हमले में मुलविस 80% मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दहशत गर्दी की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से मिलने के शवाहिद भी सामने आए हैं। CTD जराये के मुताबिक खुदकश हमला आवर के सहूलतकार मनसूबाबंदी और ख़त्मी मुशावरत के लिए मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान गए। इस्लामाबाद धमाके में इस्तेमाल होने वाले खुदकुश जैकेट जिला बाजोड़ से मुंतकिल की गई थी। दहशत गर्दों के बाहमी रवाबित एक वसी और सरहद पार मरबूत नेटवर्क की निशानदही करती है। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में मुलविस दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन का दायरा कार मजीद वसीह कर दिया गया है, जबकि खैबर पुख्तनख्वा में इससे कबल होने वाले 20 दहशतगर्द हमलों को भी ट्रेस करके हल कर लिया गया। पंजाब में सिक्योरिटी निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने के लिए अहम इकदाम। पुलिस की स्पेशल ब्रांच के लिए 62 करोड़ रुपए से महंगे लोकेटर्स और फॉर्च्यूनर्स गाड़ियां खरीदने की मंजूरी। मुतालिका महकमों को कवायद और ज़वाबित के मुताबिक खरीदारी के लिए हिदायत जारी कर दी गई है। मोहम्मद हसन रसा की ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में सिक्योरिटी और निगरानी के निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने के लिए अहम इकदाम। सूबाई काबीना ने पुलिस की स्पेशल ब्रांच के लिए 62 करोड़ रुपए से महंगे लोकेटर्स और फॉर्च्यूनर गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक जदीद लोकेटर मशीनरी की खरीदारी पर 58 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होंगे। एक GSM लोकेटर की कीमत 29 करोड़ 30 लाख रुपए मुकर्रर। ये लोकेटर्स ट्रैकिंग के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे और मशकूक सरगर्मियों की मॉनिटरिंग करके बर वक्त मालूमात फराहम करेंगे। स्पेशल ब्रांच के लिए 2 नई गाड़ियों की खरीदारी पर 3 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च होंगे। हुकाम के मुताबिक ये गाड़ियाँ फील्ड ऑपरेशंस और हसास नोयत की ड्यूटियों में इस्तेमाल की जाएंगी। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि सिक्योरिटी के नाम पर कुछ अरसे में अरबों रुपए खर्च किए जा चुके। इतनी बड़ी रकम की मंजूरी के बाद नताइज भी आवाम के सामने आने चाहिए।